हेलो साथियों, स्वागत है आपका ISA स्टडी पॉइंट में मेरे यानी अजहर नज़ामी के साथ। आज हम लाए हैं आपके लिए क्लास 12th का चौथा चैप्टर यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग जान चुके हैं पिछले कई लेक्चर में ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिल्कुल ब्रीफ में। अगर आप पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाके एक बार ज़रूर देखें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो मैं लिंक में डाल रहा हूं। तो आज चलते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के साथ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। आप लोग जानते हैं ये क्लास 12th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये 12th क्लास का इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे सवाल बनता है। तो आइए जानते हैं। सवाल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ज्ञान बनना, आपका नॉलेज बनना, क्योंकि नॉलेज इज ए नोबल लेगेसी। तो देखिए साथियों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब ये है कि हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं उसको हम लोग जान चुके हैं। ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन से हैं उसको हम लोग जान चुके हैं। मेल में क्या क्या है, फीमेल में क्या क्या है। अगर किसी इंसान का हेल्दी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, तो क्या वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा। तो इसका जो पहला डेफिनेशन बनता है ये बनता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। और वो कैसा नॉर्मल फंक्शन करना चाहिए। जबकि हाउएवर इसका जो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव भी होता है और उसमें क्या होता है कि इमोशनल सोशल एस्पेक्ट, रिप्रोडक्शन का जो इमोशनल और सोशल एस्पेक्ट है उसको भी गिना जाता है। यानी अगर कोई इंसान नॉर्मल है, सोशली नॉर्मल है, समाज से नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा। मगर कोई इंसान अगर एबनॉर्मल है, समाज से एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, रिप्रोडक्टिवली एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, जैसे कि मतलब उल्टे सीधे ख्यालात रखने वाला, वैसे इंसान को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा। उल्टे सीधे ख्यालात से मेरा ताल्लुक ये है कि किसी लड़की को देखकर उल्टा सीधा सोचना, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी हरकतें करना, तो वो क्या रिप्रोडक्टिवली हेल्दी माना जाएगा? नहीं, वो जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा। जबकि उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब कुछ ठीक है, उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, मगर फिर भी वो रिप्रोडक्टिव हेल्दी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका सोशल एस्पेक्ट सही नहीं निकला। अगर सोशल एस्पेक्ट भी सही नहीं निकलता है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं आगे। देखिए, WHO ने एक डेफिनेशन दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO को, जैसे आप सभी वाकिफ हैं WHO से, आप सब जानते हैं अभी कोविड-19 के दौर में WHO ने कितना काम किया और क्या क्या काम किया, किस प्रकार ये वैक्सीन डेवलपमेंट में किस प्रकार ये लोगों को मदद पहुंचाया, ये आप लोग जानते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ के सेक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। तो WHO ने एक डेफिनेशन दिया रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स ए टोटल वेलबींग। क्या कह रहा है? ए टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट। कोई एस्पेक्ट ऐसा नहीं छूटना चाहिए। एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज कौन सा? फिजिकली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सब कुछ हेल्दी होना चाहिए। इमोशनल एस्पेक्ट को भी देखा जाता है, और फिर बिहेवियरल और सोशल एस्पेक्ट को, यानी ऑल एस्पेक्ट को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी होगा। ये किसका कहना है साथियों? ये WHO का कहना है। इंडिया जो है, इंडिया पहली ऐसी कंट्री है, दुनिया में पहली ऐसी कंट्री है इंडिया जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम किस लिए स्टार्ट किया था? ताकि बच्चे कम पैदा हो, जिससे जो है ग्लोबल पॉपुलेशन को कमी आए। कहीं ना कहीं इंडिया का पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा था साथियों। ये 1951 याद कीजिए, आज़ादी के जस्ट बाद का समय था। 1951 47 में देश आज़ाद हुआ था। पंडित नेहरू थे उस टाइम। कौन प्रधानमंत्री? पंडित नेहरू थे। लोग पूछते हैं ना साथियों, नेहरू ने क्या किया? देखिए, ये किया है उन्होंने, पहले ही समझा कि ग्लोबल पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रहा है, भूखमरी आएगी, दिक्कतें आएंगी, उससे पहले ही निपटाओ।
आगे देखते हैं साथियों, 1997 में फैमिली प्लानिंग का नाम चेंज किया गया। फैमिली प्लानिंग का नाम चेंज करके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम रखा गया, इससे जो है लोगों की जिंदगी को इम्प्रूव कर सकें। देखिए, नाम चेंज की राजनीति देश में कई जमानों से चलता आया है, पहले भी होता था, अब भी होता है। नाम चेंज होने से कुछ नहीं होता साथियों, मगर यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज नहीं हुआ, इससे कई चीज डेवलप की गई। ये देखिए, RCH प्रोग्राम लाया गया। RCH का पूरा नाम होता है रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। RCH प्रोग्राम लाया गया जिसमें मदर और बच्चे दोनों का हेल्थ केयर का ख्याल किया गया। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कई सारे प्रोग्राम को एक साथ लाया गया। अच्छा, कुछ नारे दिए गए साथियों, कुछ नारे जो कि मदद करता है पॉपुलेशन तक आवाज पहुंचाने में, एक बड़ी जनसंख्या तक आवाज पहुंचाने में। तो सरकार ने कुछ नारे दिए 1970 के टाइम पे, लगभग 1970 के टाइम पे ये सब नारा चलता था, 2 या 3 बस, 2 या 3 बस। दूसरा नारा चलता था सन और डाउटर टू विल डू, यानी बेटा या बेटी दो ही, बच्चे दो ही अच्छे, ये सब नारा हमने सुने होंगे। बच्चे दो ही अच्छे, बेटा या बेटी, हम दो हमारे दो का नारा भी दिया गया था उस वक्त। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, 1900 के टाइम पे जो ग्लोबल पॉपुलेशन था, यानी पूरे दुनिया का जो पॉपुलेशन था, कब 1900 के टाइम पे, ये लगभग 2 बिलियन के करीब था। पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन पॉपुलेशन था। 1900 के टाइम पे वर्ल्ड का पॉपुलेशन 2 बिलियन था, लेकिन 2000 के टाइम पे, 2000 आते आते 1900 से 2000, 100 साल में पॉपुलेशन का ग्राफ जो है ना, रॉकेट की तरह बढ़ा ऊपर, और 2 बिलियन से लगातार बढ़ते बढ़ते 6 बिलियन चला गया साथियों। देखिए अर्थ में किस प्रकार बोझ बढ़ रहा है। 2 बिलियन था 1900 में, 2000 में ये कितना हो गया, 6 बिलियन हो गया, और फिर 2011 के सेंसस में ये 7.2 बिलियन हो गया। यानी 2000 से 2011 सिर्फ 11 साल में कितना बढ़ा, 1.2 बिलियन पॉपुलेशन बढ़ गया, ग्लोबल पॉपुलेशन बढ़ गया 1.2 बिलियन। इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ना कहीं ना कहीं अर्थ के लिए एक जो है ना हेडेक है, अर्थ के लिए एक दिक्कत है। अर्थ में इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ना कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसको रोकने के लिए ही इतना सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया जाता है साथियों। इंडिया के बारे में जानते हैं, आइए। इंडिया में जो हमारा पॉपुलेशन था ये 350 मिलियन था। कब, आज़ादी के समय, आज़ादी के टाइम, एट द टाइम ऑफ आज़ादी, भारत आज़ाद हो रहा था 1947, उस टाइम 1947 के टाइम ये कितना था, 350 मिलियन इंडिया की पॉपुलेशन थी। मगर ये आज़ादी से 1947 से 2000 तक आते आते ये पॉपुलेशन जो है 1.2 बिलियन हो गया। ये पॉपुलेशन बढ़ गया, ये 1 बिलियन हो गया। 1947 में साथियों 350 मिलियन पॉपुलेशन था इंडिया का, और फिर ये जो है बढ़ते बढ़ते 2000 के करीब कितना हो गया, 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गया इंडिया का। 350 मिलियन से डायरेक्ट 1 बिलियन पॉपुलेशन हो गया। और फिर 2011 का जो सेंसस रिपोर्ट आया, 2011 का सेंसस रिपोर्ट में 1.2 बिलियन दिखाया गया साथियों। अब जो 2021 का सेंसस रिपोर्ट आना था, वो रिपोर्ट कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के वजह से डिले चल रहा है साथियों। अभी रिपोर्ट के लिए सर्वे चल रहा है, शायद इस साल के अंत तक आ जाए। अगला देखते हैं हम लोग कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को डिटेल से देखेंगे साथियों, मगर अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही साथ वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करें। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में देखते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है, ये किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं, किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पॉपुलेशन कंट्रोल में काम करता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है देखते हैं। मेथड व्हिच प्रिवेंट अनवांटेड बर्थ और प्रेगनेंसी। अगर कोई अनवांटेड बर्थ है, अनवांटेड बर्थ से मतलब समझते हैं, अनवांटेड बर्थ किसको कहेंगे, अनवांटेड बर्थ या प्रेगनेंसी को अगर कंट्रोल करना है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं। अनवांटेड बर्थ क्या होता है, जैसे मान लिया कि हम जो है तो कोई इंसान जो है तो वाइफ हस्बैंड जो है बच्चा अभी नहीं चाह रहा है, अभी एक बच्चा हो गया है उसका, दूसरा बच्चा के बीच में एक इंटरवल चाह रहा है,
तो ऐसे ड्यूरेशन में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे। फिर दूसरा, अनवांटेड बर्थ में किसी के साथ अगर मान लिया कि रेप हो गया, कहीं पे किसी किस्म का रेप हो गया, किसी किस्म का और किसी किस्म की समस्या आ गई, तो ऐसे बर्थ को रोकने के लिए, या फिर चाइल्ड का पता चल गया, बर्थ से पहले चाइल्ड का पता चल गया कि ये चाइल्ड जो है बीमार होने वाला है, तो ऐसे बर्थ को क्या कहेंगे? अनवांटेड बर्थ कहेंगे। अनवांटेड बर्थ को रोकने के लिए क्या करते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज करते हैं। और एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है तो वो कैसा होना चाहिए? एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, यूज करने वाले के साथ, उसके साथ किसी किस्म का नुकसान ना हो, इजीली अवेलेबल होना चाहिए मार्केट में। ऐसा नहीं कि साथियों ढूंढते फिर रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए, 3 दिन तक मिल नहीं रहा है। इफेक्टिव होना चाहिए और रिवर्सेबल होना चाहिए। रिवर्सेबल होना चाहिए, ये खास बात है। अब पता चला कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के लिए कोई हम एप्लीकेशन, कोई चीज का अप्लाई कर दिया और वो रिवर्स ही नहीं हो पा रहा है, छूट ही नहीं पा रहा है। जैसे कि मान लिया कि एक मेल कॉन्डम होता है, लगाया कोई और छूट ही नहीं पा रहा है, तो रिवर्सेबल नहीं है। अगर रिवर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड नहीं कहलाएगा। यानी ऐसा होना चाहिए जो रिवर्सेबल हो, और सबसे अहमियत वाली बात यह है कि उसका साइड इफेक्ट कम होना चाहिए साथियों, किसी किस्म का साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं, दियर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखिए 2 प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं। एक पहला होता है टेम्पोररी मेथड और दूसरा होता है टर्मिनल मेथड। टेम्पोररी मेथड को स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं, स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं, स्पेसिंग मेथड भी बोलते हैं। टेम्परेरी मेथड पहला होता है और दूसरा होता है टर्मिनल मेथड। टेम्परेरी मेथड जो है, पहले हम लोग टेम्परेरी मेथड को कवर करेंगे साथियों। टेम्परेरी मेथड किस प्रकार से होता है? टेम्परेरी मेथड का पहला जो पार्ट होता है वो केमिकल मेथड होता है। यानी ऐसे केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है जो स्पर्म को कहीं ना कहीं मार देता हो, स्पर्म को मार देता हो। यानी कोई भी चीज को अगर मार रहा है तो स्पर्म को मार रहा है, स्पर्मिसाइडल एजेंट का इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेरी मेथड में केमिकल मेथड का यूज करते हैं, और केमिकल का यूज में क्या करते हैं? स्पर्मिसाइडल एजेंट का यूज करते हैं, या इसको स्पर्मिसाइडल एजेंट को सरफेस एक्टिव एजेंट भी कहते हैं। स्पर्मिसाइडल क्या करता है? ये ऐसा केमिकल होता है जो स्पर्म को साथियों मार देता है, स्पर्म को जीने नहीं देता है, स्पर्म मर जाता है। और स्पर्म जब मर जाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा साथियों। तो स्पर्मिसाइडल एजेंट का यूज करते हैं। अच्छा, स्पर्मिसाइडल एजेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ZnSO4, जिंक सल्फेट होता है, ये सब स्पर्मिसाइडल एजेंट होता है। तो इस प्रकार से कई सारे, बोरिक एसिड होता है स्पर्मिसाइडल एजेंट, लैक्टिक एसिड होता है। तो इस प्रकार से कई सारे केमिकल होते हैं स्पर्मिसाइडल एजेंट। स्पर्मिसाइडल एजेंट का जो फेल्योर रेट होता है ना, ये 30% होता है। यानी 70% चांस होता है स्पर्मिसाइडल एजेंट लगाने के बाद 70% चांस होता है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, मगर 30% पॉसिबल है प्रेगनेंसी होने के। 30% चांसेस ऐसा है जो प्रेगनेंसी पॉसिबल है। यानी फेल्योर रेट 30% हो जाता है साथियों, इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। 30% काफ़ी ज़्यादा फेल्योर रेट है। देखिए कुछ जो है इसके एग्जाम्पल है, इसमें कुछ एग्जाम्पल क्या है? वेजाइनल फोम होता है जो वेजाइना में अप्लाई किया जाता है, वेजाइना में लगा दिया जाता है। उसके बाद क्वाइटस होता है, उसके बाद मेल और फीमेल की मेटिंग होती है। तो वेजाइनल फोम लगा देने के बाद या क्रीम या जेली लगा देने के बाद जो है तो स्पर्मिसाइडल एजेंट होता है। ये सब जैसे ही स्पर्म जाता है, स्पर्म जाने के बाद स्पर्म को क्या करता है? मार देता है। वेजाइनल फोम और एक टेबलेट आता है टूडे नाम से साथियों। ये टेबलेट जो है टूडे स्पर्मिसाइडल टेबलेट होता है। अच्छा, एक क्रीम होती है नीम 76 होता है। ये टूडे, ये दोनों टेबलेट और क्रीम है, ये सब लगाया जाता है स्पर्मिसाइडल के लिए। अच्छा, दीज मेडिसिन आर मेड अप ऑफ केमिकल लाइक, ये देखिए साथियों, जिंक सल्फेट से बनाया जाता है। ये जिंक सल्फेट से, बोरिक एसिड से, लैक्टिक एसिड से, साइट्रिक एसिड से, ये सारे केमिकल जो है ना क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। किसको? स्पर्म को ये सारे केमिकल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्पर्मिसाइडल एजेंट। आगे देखते हैं साथियों, देखिए ये डायग्राम हमने लिया है,
ये स्पर्मिसाइडल फोम की कुछ डिब्बी दिख रही है, ये स्पर्मिसाइडल फोम की डिब्बी दिख रही है, और ये जो है टैबलेट को डालने की डिब्बी है। देखिए ये समझने की ये एक इंजेक्टेबल होता है, ये सीरिंज टाइप की चीज है। इस पे इस जगह पे ये टैबलेट फिक्स कर दिया जाता है, इस जगह पे टैबलेट फिक्स कर दिया जाता है और वेजाइना के थ्रू अंदर डाल के ये टैबलेट को वेजाइना में छोड़ दिया जाता है। ये टैबलेट वेजाइना में लिक्विड के साथ मिलकर घुल जाता है और फिर वहां पे जो भी स्पर्म आता है उस स्पर्म को मारने का काम यही करता है, उस स्पर्म को मारने का काम करता है। एक ये स्पर्मिसाइड जेल है, स्पर्मिसाइड जेल कुछ इस प्रकार से मिलता है मार्केट में और इसको अप्लाई किया जाता है फिंगर के थ्रू से वेजाइना में। तो साथियों कैसा लगा आज का हमारा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे हम लेके आएंगे इसी चैप्टर का अगला सारा टॉपिक को कवर करेंगे, हम वन बाय वन लेते जाएंगे आगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा सकते हैं आप, ताकि हमारा नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो बने आप तक पहुंच जाए। बहुत शुक्रिया साथियों।